पहला पार्ट। फिजियोग्राफी कह सकते हो आप उसको, फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, है ना। राजस्थान के भौगोलिक भाग लिख सकते हो, भूभाग लिख सकते हो। यहाँ मैं टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, नहीं तो क्या है कि चीजें अगर अपन सारी करनी शुरू कर दें तो उनका फिर कोई अंत नहीं है। फिर आप कहोगे सर किताब में लिखी हुई, किताब में बहुत कुछ लिखा होता है। किताब में लिखते इसीलिए ताकि कोई भी दूसरी परीक्षा में भी वो सेम गाइड काम आ जाए, इसलिए किताब सारा कुछ डाल देती है, ताकि फिर केवल ऊपर का कवर चेंज करना पड़ता है, कंटेंट चेंज नहीं करना पड़ता, और किताब मार्केट में उतार देते हैं। इसलिए किताब में सारे टॉपिक ही रखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ के डाल देते हैं, ताकि फिर लास्ट में किताब का लेखक ये दावा कर सके कि मेरे सारे सवाल आ गए, तो वो सब कुछ डाल देते हैं। तो इतना ही फर्क होता है किताब और शिक्षक में। किताब सब कुछ डालने का प्रयास करती है, बाढ़ में जाए अभ्यर्थी उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि टू द पॉइंट चलना, चीजों को सरलीकृत करके आप तक पहुंचाना, सफिशिएंट कंटेंट देना, एररलेस देना, और कम से कम मटेरियल में आपके अधिकतम सवाल आए, है ना। एक किताब में जितने सवाल आ सकते हैं उससे अधिक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आपको इन 50-60 लेक्चर में आएंगे, दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं सीधा चलूंगा राजस्थान के भौगोलिक भूभाग पे, ठीक है। अब इस भूभाग के पार्ट को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। राजस्थान की उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान आप कह सकते हो, जियोलॉजिकल ओरिजिन कैसे हुआ राजस्थान का, वो है ना। अच्छा एक चीज और, यहां पे आप ये मत समझना कि राजस्थान का निर्माण, देखो निर्माण और उत्पत्ति दोनों में फर्क है। राजस्थान के जब निर्माण की हम बात करते हैं तो उसमें राजस्थानीय शब्द, मरुकांतार प्रदेश, वहां से बात शुरू करके और राजस्थान के एकीकरण पर बात आकर खत्म होती है, वो राजस्थान का निर्माण जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि गाइड वाले क्या करते हैं, राजस्थान का निर्माण हिस्ट्री का पॉलिटिकल में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में पढ़ते हैं। राजस्थान का निर्माण किसी भी दृष्टि से भूगोल में नहीं करना चाहिए हमें, यहाँ राजस्थान की उत्पत्ति हो तो बेहतर है। भूगोल ये हमें बताता है कि राजस्थान के भूभाग बने कैसे, अरावली कैसे बना, किस तरह से थार का मरुस्थल बना, किस तरह से दक्षिण के पठार बने, मतलब दक्षिण पूर्व के पठार, किस तरह से मैदान बने। राजस्थान हमें उत्पत्ति, भूगोल हमें ये बताता है। पॉलिटी ये बताता है कि आज जो राजस्थान एक राजनीतिक इकाई के रूप में है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। और हिस्ट्री हमें ये बताता है कि राजस्थान के इस निर्माण से पहले राजस्थान क्या था। तो भूगोल राजस्थान को बनाएगा, उत्पन्न करवाएगा। इतिहास उस उत्पन्न हुए भूभाग पर क्या कुछ घटित हुआ हजारों सालों में वो बताएगा, और उसके बाद में आज राजस्थान क्या है, ये कैसे बना, ये पॉलिटिकल साइंस बताता है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक क्षेत्र होता है, हमें किसी दूसरे विषय में, दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति वगैरह तो हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान आपके इतिहास में क्या था वो हम इतिहास में देखेंगे। उसमें राजपूत काल रहे हो, चाहे वो आपके राजपूताना का प्रदेश रहा हो, कर्नल टॉड की बातें हो गई, वो सारा हिस्ट्री में रहेगी। एकीकरण तक पूरा हिस्ट्री रहेगा, और एकीकरण के बाद राजस्थान क्या कुछ हुआ, किस तरह से संभाग बने, किस तरह से जिले बने, कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, ये सारी बातें पॉलिटिकल साइंस में आ जाती है, ठीक है। खैर लोकेशन वगैरह राजस्थान इसमें है नहीं, तो इसमें हम बात शुरू करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति से, और कि राजस्थान किस तरह से, ओरिजिन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान ये रहेगा। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूभाग कौन कौन से। राजस्थान के भूभाग, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर और बता दूंगा आपको, और चलो मैं एक बिंदु और कर लेंगे आपकी
बच्चों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, तो राजस्थान की उत्पत्ति पहले पढ़ लेते हैं कि उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है। और उत्पन्न होने के बाद में फिर राजस्थान बना कैसे, ये मैं बात नहीं करूंगा। थोड़ा सा राजस्थान का परिचय देख लेंगे हम। तो उसमें राजस्थान की अवस्थिति देख लेंगे। क्या देख लेंगे? राजस्थान की लोकेशन, सिचुएशन देख लेंगे, सॉरी लोकेशन देख लेंगे कि किस तरह से राजस्थान कौन कौन से अक्षांश देशांतरों के बीच में अवस्थित है, कौन कौन से पड़ोसी जिले, मोटी मोटी जानकारियां एक इसमें हम ले लेंगे। हालांकि आपके पाठ कोर्स में नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे ताकि चीजें और बढ़िया तरीके से हो सके, क्योंकि जलवायु में थोड़ा काम आ जाएगी हमारे, है ना। तो इस पूरे पाठ को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। पहला पॉइंट ले रहा हूँ राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन होने के बाद में वर्तमान राजस्थान की अवस्थिति कहाँ पे है, किस प्रकार है। और फिर पढ़ूंगा कि फिर अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से जियोलॉजिकल, यूं कहिए कि भाग कौन कौन से, डिवीजन कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इसमें अरावली वगैरह ये सब आ जाएगा। और अवस्थिति में हम राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति और राजनीतिक अवस्थिति दोनों देख लेंगे। और उत्पत्ति में हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान जो है इसके भूभाग बने कैसे। इसको हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन पहले लेंगे। क्यों लेंगे पहले? क्योंकि किसी भी क्षेत्र का जब हम भूगोल पढ़ रहे होते हैं, उत्पत्ति सबसे पहले जाननी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान जो है और पुख्ता हो सके, ठीक है। अब आप हेडिंग दोगे, पहला पाठ राजस्थान की उत्पत्ति, ये होते ही फिर अवस्थिति, फिर ये होते ही राजस्थान के भौतिक भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र, है ना। आपका प्रश्न यहीं से बनेगा परीक्षा के अंदर। लेकिन इसको समझे बिना यहां आना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपन अरावली पढ़ेंगे तो अरावली उत्पन्न कैसे हुआ, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हमें उसकी चट्टानें पता नहीं रहेगी, हमें उसकी विशेषताएं फिर रटनी पड़ेगी। हम अगर मरुस्थल पढ़े तो मरुस्थल की अगर विशेषताएं वगैरह समझनी है तो फिर हमें जो है उसकी उत्पत्ति को देखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी ओरिजिन पता होनी जरूरी है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे कि राजस्थान का लोकेशन वगैरह कहाँ कहाँ पे। ये ठीक है, पूरा फैक्चुअल है और मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा, सबको आता है। तो मैं उत्पत्ति से बात शुरू करूंगा और भूभाग तक बात को लेके आऊंगा। और आज हम बात शुरू कर रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति की। मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल यहां से आएगा आपका। और क्यों? क्योंकि राजस्थान के भौगोलिक भूभागी कोर्स में, अगर यह कोर्स में ये होता है ना राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, है ना, तो आपके इस जगह और इस जगह भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। और चूंकि ऐसा कुछ है नहीं तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। भौगोलिक भूभाग स्पष्ट लिखा है तो फिर राजस्थान के भूभाग से प्रश्न बनता है, लेकिन इसको बढ़िया समझने के लिए इनको समझना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। वैसे भी अपने कोई जल्दबाजी वाली बात है नहीं। अब मैं आता हूँ राजस्थान की उत्पत्ति पे। तो मैं सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति का हेडिंग दे देता हूँ और फिर अपन बात को शुरू करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है। कि राजस्थान की जो वर्तमान भूमि हम देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई थी, ठीक है। अब देखिए, बात को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको राजस्थान का भूगोल जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस भूगोल के अंदर भी मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में ले जाके जियोग्राफी नहीं समझा रहा हूं। मैं बहुत ही सामान्य बिंदु आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझिए आप। देखिए, पृथ्वी जैसी आज आप देखते हो वैसी पहले कभी नहीं थी। जैसी आज आप देख रहे हो ना, जिसमें 7 महाद्वीप देख रहे हो, है ना, महासागर 5 देख रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन विश्व का जो मैप आज देखते हो आप, ये ऐसा नहीं था। हमारे भूगोलवेत्ता जब अध्ययन करते हैं तो ये बताते हैं, वो इस शोध निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूरी पृथ्वी पर पहले एक ही कॉन्टिनेंट था,
है ना, एक ही कॉन्टिनेंट था। और एक ही कॉन्टिनेंट होगा तो उस कॉन्टिनेंट को, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, अगर एक ही महाद्वीप होगा तो उसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर कॉन्टिनेंट कहेंगे। और सुपर कॉन्टिनेंट का जो नाम दिया गया वो दिया गया था आपके पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और ये सुपर कॉन्टिनेंट था, दुनिया का पहला महाद्वीप कह सकते हो, महान महाद्वीप आप कह सकते हो। पूरी पृथ्वी एक ही प्लेट के रूप में थी, है ना, पूरी पृथ्वी। और फिर क्या हुआ? और इस प्लेट के चारों ओर जो जल था, उस जल को सुपर ओशियन कहा गया, महासागर कहा गया। और वो महासागर का नाम दिया गया पैंथालासा। दोनों लैटिन वर्ड है और इन्हीं की उत्पत्ति से आपके अन्य लैटिन वर्ड से ये शब्द बने। ठीक है, तो इसके दोनों ओर क्या बने थे आपके? इसके चारों ओर जल था और इस जल को हम क्या नाम देते हैं? पैंथालासा देते हैं। ठीक है, ये था महासागर। तो पूरी पृथ्वी पर बहुत पहले एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप कौन सा था? पेंजिया। और महासागर कौन सा था? पैंथालासा। बस दो ही थे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि 7 महाद्वीप है हमारे पास में और 5 महासागर है। पहले 4 महासागर ही थे, फिर नया 5वां महासागर सदर्न ओशियन करके बना। सदर्न ओशियन कहाँ पे है? जो एंटार्कटिक है उससे ठीक ऊपर 60 और 75 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है वहां पे लैटिट्यूड पर है। तो आजकल 5 महासागर हो गए। हालांकि अब तो महाद्वीप 7 की जगह 8 बनने शुरू हो गए हैं। 8वां जिलैंडिया को माना जाने लग गया है, हालांकि अभी मान्यता नहीं है उसको। जिलैंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में है, वह ऐसा महाद्वीप है जो डूबा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जो डूबा हुआ महाद्वीप है, शंख है, जल आया हुआ ऊपर, तो उसको हम एक महाद्वीप मानते हैं। तो पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। क्लियर? अब आगे क्या हुआ? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो बड़ी अजीब है। इसको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी समझाना शुरू करेंगे तो चीजें भटक जाएगी रास्ते से। अब आप इतना समझिए कि पेंजिया जो है ये धीरे 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 आंतरिक शक्तियों के कारण और जनरली कन्वेंशनल करंट के कारण, संवहनीय तरंगों के कारण क्या होता है? इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितने? 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं इसको इस प्रकार से इधर ले लेता हूं। पेंजिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक और दूसरा टुकड़ा। ठीक है, और ये जो टुकड़े बने, ये दरार क्यों आई? इस दरार के आने के पीछे जो मेन कारण था वो था आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गर्म पदार्थ है उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा तरंगे है, उन्होंने पेंजिया को 2 भागों में बांट दिया, तोड़ दिया इसको। जैसे टूटा तो उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाया। ये हम सारे बाद में नाम दिए गए हैं। उत्तर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। क्लियर? गोंडवाना लैंड और उत्तर का भाग अंगारा लैंड। और मध्य के क्षेत्रों में जल भरने से कौन सा भाग बना? टेथिस सागर। ठीक है, और इसी टेथिस सागर के सूखने के बाद हम कहते हैं कि थार का मरुस्थल बना। हिमालय के उत्तरी भाग जो है, ट्रांस हिमालय जिसे हम कहते हैं, ये इसके जो सेडिमेंट्स थे टेथिस सागर के, वो वहां बने। कोबर का सिद्धांत भी यहाँ पे आता है। मैं डीप ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सामान्य पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप सामान्य पॉइंट से समझते रहिए। पैंथालासा का जल अंदर बीच में आने से बीच का क्षेत्र टेथिस सागर कहलाया। ठीक है, तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर ये बन गए। कालांतर में क्या हुआ? पहले ये था, उसके बाद ये हो गया। पेंजिया के 2 भाग हो गए। पैंथालासा भी कई सागर महासागरों में बनना शुरू हो गया। अब धीरे 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 स्थिति ये आई कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड भी टूटने शुरू हुए। गोंडवाना लैंड भी टूटा, अंगारा लैंड भी टूटा। और गोंडवाना अंगारा के टूटने से क्या बने? ये उत्तरी अमेरिका बना, यूरेशिया बना, है ना, ये सारे महाद्वीप बने। गोंडवाना का टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इधर ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, एंटार्कटिक, ये सारी चीजें जो है ये गोंडवाना से बनी। और अंगारा से भी कई सारे
महाद्वीप बने। इस तरह से पूरी पृथ्वी में धीरे धीरे ये वैगनर के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत, ओम्स के सिद्धांत, हेरियस के सिद्धांत, और इसके अलावा आपके कई सारे और भी है, यूं कहिए कि टेलर के सिद्धांत, और बहुत सारे और भी सिद्धांत है ना। तो कोबर का भी सिद्धांत इसमें आ जाता है। तो इन सारे सिद्धांत दिए गए हैं जो हम सारे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इन सिद्धांतों के बाद एक निष्कर्ष जो निकलता है वो ये निकलता है कि जो भारत का जो भाग है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो एक सवाल यहाँ से ही आता है कि राजस्थान की जो भूमि है ये प्राचीन कालीन किस भौगोलिक संरचना या किस भूभाग का हिस्सा थी? तो हम कहेंगे गोंडवाना लैंड, न कि अंगारा लैंड। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट्स को समझाने के पीछे मेरा जो मेन मकसद था वो ये बताना था कि गोंडवाना लैंड से ही भारत बना। भारत इसी भूखंड का भाग था। ठीक है, तो भारत इसी का भाग है, तो राजस्थान भारत का हिस्सा है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और आज भी ये क्रिया लगातार चल रही है, और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में जॉर्डन के पास से होकर नीचे युगांडा तक एक बहुत बड़ी दरार भी आई है, व्रंश आई हुई, बिल्कुल रिफ्ट वैली बनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ भी एक आधा नया महाद्वीप और बनेगा। क्यों? क्योंकि ये विवर्तनिक घटनाएं जो है, टेक्टोनिक्स की जो भी इंसिडेंट्स हैं, ये कंटिन्यू हो रहे हैं और आगे भी ये चीजें लगातार होती रहेगी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो है ये कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ये निरंतर चल रही है और आगे भी भविष्य में लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सोचिए कि भारत का भूखंड जो है वो गोंडवाना का भाग है। अब आगे थोड़ा सा हम और इसको डेप्थ में ले जाते हैं। अब था क्या, देखिए, अब मैं एक बिंदु और समझाऊंगा, उसके बाद में हम मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इधर आपके यूं कहिए कि अफ्रीका आया हुआ है, और अफ्रीका के पास में यहाँ पे मेडागास्कर आया हुआ है, और है ना, इधर 0 डिग्री आ जाता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब आप समझिए कि भारत यहां पे अवस्थित था। भारत मुख्य भूमि कहां पे थी? इस जगह पे थी, और बिल्कुल त्रिकोणीय आकृति में थी। कौन सी आकृति में थी? त्रिकोणीय आकृति में थी। इस टाइप से भारत का भूखंड था। यहाँ पे भारत पहले यहाँ पे था। ठीक है, अब मैं ये बातें बहुत ही जनरल सेंस में समझा रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आएगी। आप वीडियो को स्किप मत करना या बहुत ज्यादा स्पीड में मत करना। आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो अलग बिंदु है, अगर आप बाकी विषय के हैं तो थोड़ा सा इसको ठीक से सुन लेना। अब विवर्तनिक जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी बोलते हैं, वैगनर की थियरी है, वो कहते हैं कि ये जितने भी भूखंड है इनको उन्होंने प्लेट नाम दिया है ना। वो प्लेट हैं, ये सारी भारत की प्लेट, मेडागास्कर, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, सारी प्लेटें कही जाती हैं। ये वो कहते हैं कि प्लेटें यहाँ तो उत्तर की ओर जाएगी, यहाँ ये पश्चिम की ओर जाएगी, है ना। दो और गति करती है। क्यों करती है? इसके पीछे भी कई सारे कारण थे, वो मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। अब भारत की प्लेट उत्तर की ओर गति करती है। जिक्र करना इसलिए जरूरी नहीं है कि क्यों गति करती, क्योंकि वैगनर के सिद्धांत के अनुसार गति करती है। वैगनर ने किस बेस पे कहा था, ये भूगोल के स्टूडेंट पढ़ेंगे अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर। अब देखिए, अब भारत ऊपर की ओर गति करता है, 0 डिग्री को पार करता है, और उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी। क्या थी? यूरेशियन प्लेट थी। और ये इंडियन, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। ऐसे ये उत्तर में जाते 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 और कहां पे टकराती है जाके? ये टकराती है यूरेशियन प्लेट से। तो भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब टक्कर होती है तो उसके बाद हिमालय बनता है। ठीक है, और क्योंकि जब हिमालय पर्वत की जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो ये आता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब कोलिजन हुआ, अभिसरण हुआ, तो उसके बाद भारतीय प्लेट जो कि हाई डेंसिटी की थी, अधिक घनत्व की थी, वो दब जाती है, और यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर आ जाती जो हल्की थी, और इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था।
और जैसे जैसे ये दोनों नजदीक आती है तो बीच में टैथी सागर का जल था और ये जल धीरे धीरे सूख रहे थे क्योंकि जल के पीछे से जो स्रोत थे वो खत्म हो गए थे। और फिर ये जल जो है इनके, अब जैसे जैसे दो प्लेटें नजदीक आएगी, जैसे मानो कि जैसे जैसे ये दो प्लेटें हैं, है ना, अब ये दो प्लेटें जैसे जैसे नजदीक आएगी तो बीच में जो जलीय क्षेत्र होगा, अब आप ये सोचिए कि जल अगर सूख जाता तो बीच में सेडिमेंट्स होंगे, गाद हो सकती है, हम मारवाड़ी में से कादा जैसे बोलते हैं। अब वो क्या होगा, वो जैसे जैसे प्लेटें दोनों नजदीक आएगी ना वो कादा ऊपर आता जाएगा, है ना, और जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी जल होगा ना वो दोनों के साइड में से निकलने की कोशिश करेगा। अब जब ये एक प्लेट इधर थी, एक प्लेट इधर थी, अब ये जैसे जैसे नजदीक आ रही थी सेडिमेंट्स ऊपर आ रहे थे, जल इधर जा रहा था, जल तो इधर आ रहा था, सेडिमेंट्स ऊपर उठ रहे थे, है ना। तो सेडिमेंट्स ऊपर उठते गए और हिमालय की पहली श्रेणी बनी, जैसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में आज भी खारी चट्टानें, हम कहते हैं सेंधा नमक वगैरह, जो हिमालयी चट्टानों से जो नमक मिलता वो हम पाकिस्तान से आयात करते हैं, तो वो चट्टानी नमक उसी ट्रांस हिमालय से निकलता है, बिल्कुल काले कलर का दिखता है, इसलिए उसको काराकोरम के अंदर जो है वो वहां से काली चट्टानें पाई जाती है वहां पे। बाबा रामदेव का नमक देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है, कई बार उसकी एड भी मैं सुनता हूँ तो बोलता है वो कि हजारों लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पुराने हिमालय की चट्टानों से निर्मित नमक, इस टाइप से कुछ ऐड भी आती है उसकी। तो जैसे ये दोनों प्लेटें आपस में नजदीक आई तो इसके बीच का जो गाद था ऊपर उठ गया और इस सेडिमेंट से, टैथी सागर के सेडिमेंट से ट्रांस हिमालय बना। और फिर क्या हुआ देखिए, जैसे ये गाद ऊपर आ गई, प्लेटें आके टकरा गई, टकराने के बाद में, अभिसरण के बाद में जो हिमालय बना उसे हम ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिका वगैरह, शिवालिका भी बाद में बना, तो ये कहते हैं। और पानी जो है वो यहां से निकल के इस तरफ ढलना शुरू होता है और चूंकि पीछे स्रोत नहीं था तो पानी भी धीरे धीरे सूखता गया और ये पूरे ऐसे खारे पानी के मैदान बन गए। और इन्हीं मैदानों के ऊपर लगातार हवाओं की वजह से आपकी रेत इकट्ठा होती गई और इस रेत से पूरा का पूरा मरुस्थल बनता है। आज भी आप देखोगे तो मरुस्थल का ढाल अरब सागर की तरफ है और आप देखोगे तो इधर ढाल है इसका, क्योंकि टैथी सागर का पानी जिस तरफ बहा था आज भी ढाल उसी तरफ है। सिंधु नदी आप देखिए इधर से सीधे नीचे की ओर आती है, फिर मरुस्थल बनता है। तो हिमालय की उत्पत्ति इधर शुरू हो जाती है और उससे थोड़ा पहले मरुस्थल है वो बन जाता है। अब देखो, ये तो ध्यान से समझते जाना, तो जब भारत की त्रिकोणीय प्लेट ऊपर जा रही थी तो इसी बीच में यहां पर आपके कई सारे ज्वालामुखी प्रस्फुटन होते हैं भारतीय प्लेट में और इससे कई सारे पठार वगैरह बन जाते हैं, छोटे मोटे कई सारे पठार बनते हैं। और उसके बाद में अंदर के कई सारे क्रेटन थे, उन क्रेटनों के टकराने से अरावली जैसी पहाड़ियां भी बन जाती है। तो जब भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई उस समय तक अरावली पर्वत बना हुआ था, ठीक है, और जो पठार है दक्षिण का ये भी बना हुआ था। और फिर टकराने के बाद में मरुस्थल बना और फिर इन्हीं पहाड़ों से जो नदियां निकलती उससे मैदान बना। तो इस तरह से राजस्थान के 4 भूभाग बने थे, ठीक है। ये बातें मुझे समझानी इसलिए जरूरी है। अच्छा, आज अगर समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हम ये तीनों पॉइंट पूरे कर लेंगे, 8-10 क्लासेस लगेगी, ज्यादा नहीं, 10-12 क्लासेस, तो यहां तक आते आते आप मान के चलिए कि ये बातें सारी आप वापस रिमाइंड करोगे ना तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब हो सकता है कि डे फर्स्ट है तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये होता है ना कि जब हम किसी टॉपिक को नया नया शुरू करते हैं तो कई सारी चीजें छूटी हुई होती है। अब मैं वैगनर बोल रहा हूँ लेकिन वैगनर का सिद्धांत आपको पता नहीं है और मेरी भी सीमा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वैगनर पढ़ाना शुरू करूँ तो 10 दिन वैगनर ले लेगा और राजस्थान में वैगनर की कोई जरूरत नहीं है। अब वैगनर अकेले से समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे आपको हैरी हेस और होम्स समझाना पड़ेगा, होम्स और हैरी हेस के बाद मुझे प्लेट टेक्टोनिक समझाना पड़ेगा। इतना सब समझाऊं तब जाके आपको एक चीज क्लियर होगी, तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। इसलिए मैं वही बात बता रहा हूँ जो एक जीरो लेवल से उठा हुआ स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, है ना। तो देखिए, हाँ, तो इस तरह से भारत कहाँ पे था पहले? भारत यहाँ पे था, एक त्रिकोणीय प्लेट थी बस, और इस प्लेट पर कई ऊंचे नीचे क्षेत्र थे जिसे हम क्रेटन बोलते हैं, है ना। जिसमें जैसे बुंदेलखंड का क्रेटन था,
इधर नीचे आते हैं तो छोटा नागपुर के पास में यहाँ पे क्रेटन था। फिर और नीचे आते हैं तो यहाँ पे धारवाड़ का क्रेटन था, है ना, और उधर अरावली का क्रेटन था। ऐसे कई सारे क्रेटन थे और विंध्यन क्रेटन। इन सारे क्रेटनों से टकराने से कई सारे पहाड़ बन गए। तो दक्षिण भारत में आज भी कई सारे पठार पहाड़ है, ये सारे क्रेटनों के टकराने से बने थे। क्रेटन मतलब सम क्षेत्रों से ऊंचे क्षेत्र, और उसे हम क्रेटन कहते हैं। तो इस तरह से भारत यहाँ था, ऊपर आके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। जब भारत की प्लेट टकराती है तब तक अरावली और पठार, जो दक्षिण का आड़ोती पठार जैसे हम कहते हैं, ये बने हुए थे। फिर हिमालय बनेगा और फिर हिमालय का निर्माण शुरू होगा। उससे पहले जल इधर खिसकने से मरुस्थल का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया और आज भी चल ही रहा है। और फिर इन्हीं नदियों के जल से मैदान बने, जैसे हम पूर्व के मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ राजस्थान की धीरे धीरे उत्पत्ति होती है। तो अब मैं इस पूरी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की इस उत्पत्ति की जो पूरी व्याख्याएं थी, ये सबसे पहले 1881 में सीए हैकेट ने करी थी, है ना। सीए हैकेट पहला विद्वान था जिसने राजस्थान की भौगोलिक जो भूगर्भिक संरचना है उसका अध्ययन करने का प्रयास किया था। सीए हैकेट से बात शुरू होती है, टांचे ने किया, फिर उसके बाद में हेरॉन ने किया, है ना, घोष ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन आप अगर इसको देखोगे ना, यहाँ पे भूभाग, तो भूभाग बताने का काम सबसे पहले वीसी मिश्र ने किया। 67-68 में इन्होंने राजस्थान का ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान लिखी और उसमें इन्होंने राजस्थान के भूभागों पर बात की। लेकिन जब राजस्थान की भौगोलिक भूगर्भिक संरचना जो है, अगर अपन इसकी बात करें, तो इसका पहला अध्ययन किसने किया था? सीए हैकेट ने किया था। सीए हैकेट ने किया था, वो भी आज नहीं किया, 1881 में कर लिया था। लेकिन जहां तक भूभाग की बात आती है तो ये पहली बार वीसी मिश्र ने किया। ठीक है, किसने किया? वीसी मिश्र ने किया था 67-68 में जियोग्राफी ऑफ राजस्थान की पुस्तक में किया था। तो कई बार हम यहाँ पे भी छोटी मोटी गलती करते हैं। मैं सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। अभी मैंने बात समझाने वाली समझा दी, अब मैं उसको थोड़ा सा लिखूंगा और आप भी साथ में लिखोगे। तो अब थोड़ा सा मैं भू आकृतिक संरचना का एक सामान्य सा परिचय जो है ये लिख लेता हूं। राजस्थान मूल रूप से आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आती हो तो जैसे पूरा बोर्ड हो जाता है ना, उसके बाद आप, मैं साइड में हो जाऊंगा, फिर आप पॉज करके आराम से उसको लिख सकते हो, है ना। हाँ, मूल रूप से गोंडवाना लैंड, जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग था, का हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि किसका भाग था? पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, तो राजस्थान मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे मैं क्या लिखूंगा कि राजस्थान की भूगर्भिक
संरचना अथवा राजस्थान की उत्पत्ति पर अध्ययन निम्न विद्वानों ने किया है। निम्न विद्वानों ने किया है। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना का अध्ययन, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, की स्टडी किसने करी? आपसे कोई अगर पूछे कि पहली बार राजस्थान के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो कौन से विद्वानों ने की थी, तो इसमें कई सारे नाम आएंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहला नाम किसका बताया था? C.A. हैकेट का नाम बताया था 1881 में। सबसे पहली स्टडी इस व्यक्ति ने की थी, ये पहला व्यक्ति था। अभी पता नहीं, मुझे याद आ रहा जहां तक किसी एग्जाम में RMSB ने या शायद RPSC ने अभी हाल ही दिनों में कोई एग्जाम हुआ था, कुछ 4-5 महीने पहले, तब पूछा भी था कि राजस्थान के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर सबसे पहले स्टडी किसने करी थी, तो पहली स्टडी हैकेट ने करी थी, है ना। और अगर पूछें कि राजस्थान का जो जियोलॉजिकल डिविजन्स है, जो भौगोलिक विभाजन है, जो हम नाम देते हैं अरावली, परठार, मरुस्थल वगैरह, ये डिवीजन किसने किया? ये वीसी मिश्र ने किया। 7 डिवीजन बताए थे उन्होंने, है ना। तो आप परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की ओरिजिन्स पर बात हो तो आपका उत्तर आएगा C.A. हैकेट। अगर सवाल ये हो कि जियोलॉजिकल डिवीजन किसने बनाई थी, तो डिवीजन बनाना और उत्पत्ति होना दोनों अलग चीजें। आपको किसी भी प्रकार पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब C.A. हैकेट पहला व्यक्ति था जिसने ये सब कार्य किया, ठीक है। उसके बाद में आता टांचे का नाम। उसके बाद नाम आएगा लॉ टॉर्ची, जिसने 1902 में ये काम किया था। कब किया? 1902 में इन्होंने इसका अध्ययन किया। उसके बाद में आएगा A.M. हैरोन का, है ना। हैरोन ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। उन्होंने 1917 से लेकर और 1953 के बीच में कई बार विभाजन किया। आप सोचिए कि आजादी तक, है ना, आजादी तक आप सोचो कि राजस्थान जैसे इलाके की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। आप चाहे हैकेट का नाम लो, चाहे टांचे का नाम लो, चाहे आप आपके हैरोन का नाम लो, है ना। हैरोन, टांचे वगैरह सब, इन लोगों ने सबसे पहले राजस्थान की जियोलॉजिकल स्टडी करी थी। अब ये हैरोन का नाम भी कई बार आएगा, आगे और आएगा। अभी हैरोन शुरू हुआ है, आगे बहुत बार हैरोन का नाम जिक्र आने वाला है। तो हैरोन ने 17 से लेकर 1953 तक कई बार इसकी रिपोर्ट्स आई, कई बार इसने अध्ययन है वो किया था। उसके बाद में 3 भारतीय विद्वानों ने मिलकर अध्ययन किया, जिसमें आपके नाम था M.S. कृष्णन। हालांकि इनका अध्ययन इतना प्रमाणिक नहीं था जितना कि हैरोन का था या हैकेट का था। और दूसरे थे आपके G.K. घोष, हालांकि ये भी स्वतंत्रता से पहले थे, 1939 में थे। और P.N. मुखर्जी। ठीक है। अब इन तीनों ने 1939 में अध्ययन किया था। कृष्णन, घोष और P.N. मुखर्जी, तो ये भी लोगों के साथ में थे। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि पहला व्यक्ति कौन था? C.A. हैकेट, है ना। और फिर अगर इसमें थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न पूछते हैं, तो वैसे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, पेचीदा पूछते हैं तो, लेकिन जीएस में इतना नहीं पूछते। फिर भी क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए स्टडी के मामले में, पहले किसने की उसके बाद उसने। तो ये ऐसे क्रम से भी याद किया जा सकता है, और यही कारण था कि मैंने पीछे सन लिखे हैं।
आपको सन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहला सन देख लेना, उसके बाद एक भी सन याद नहीं रखना है। बस हेकेट, टाचे, हेरोन, कृष्णन, मुखर्जी और घोष, तीनों बंगाल के, सॉरी घोष और मुखर्जी कृष्णन दक्षिण के हैं। इनका थोड़ा सा दिमाग में रखना। राजस्थान का एक भी आदमी नहीं, क्योंकि उस समय राजस्थान बेसिकली था भी नहीं। राजस्थान कैसे बना, आप पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में समझते भी हो। तो ये लोग थे जिन्होंने इसकी स्टडी करी, और इन लोगों की स्टडी के बाद में एक निष्कर्ष जो निकला, वो निष्कर्ष क्या था देखिए। इनके अनुसार राजस्थान में आर्कियन काल से लेकर ये आर्कियन काल क्या है मैं आगे समझाता हूं आपको, लेकर होलोसिन काल तक की सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब मैं आगे का चार्ट समझाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं आपको चार्ट समझाने वाला हूं, जिसमें आर्कियन काल से लेकर प्लेसिटोसिन काल, होलोसिन काल, मायोसिन, इयोसिन, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां मैं हाईलाइट करूं उन चीजों को ध्यान रखना। अभी जितना पढ़ा उसमें से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान गोंडवाना लैंड से बना, जियोलॉजिकल स्टडी इन लोगों ने करी है। ठीक है, अब मैं अभी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है अपना। अब देखिए मैं एक चार्ट पे ले जाऊंगा आपको, है ना। ये चार्ट है आपके इंटरनेशनल क्रोनो स्ट्रेटिग्राफिक चार्ट, है ना। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। महत्वपूर्ण इस एंगल से है कि ये चार्ट पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति की जो टाइम लाइन है, जियोलॉजिकल टाइम लाइन जिसे हम बोलते हैं, आरएस मेंस में भी जो ज्योग्राफी है, सेकंड पेपर के अंदर जो 3rd यूनिट है, उसका जो चौथा टॉपिक है वो है राजस्थान की जियोलॉजिकल टाइमलाइन, है ना। सॉरी, पृथ्वी की जियोलॉजिकल टाइमलाइन। तो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है वो कौन तय करता है, वो तय करता है आपके कौन सा चार्ट, क्रोनो स्ट्रेटिग्राफिक चार्ट। कौन बनाता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी बनाता है। ये किसके अंडर में काम करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी सोसाइटी करता है, IUGS करता है। तो IUGS के द्वारा हर साल फरवरी महीने में हर साल एक चार्ट जारी किया जाता है, क्योंकि कुछ कुछ संशोधन होते रहते हैं। अभी ये 2022 फरवरी का है, अभी 23 का आएगा तब देख लेंगे, हालांकि चेंजेस बड़े नहीं होते, है ना। अभी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे, हालांकि अब आपको ये दिखेगा नहीं ऐसे, आप PPT में देखोगे तब तो दिख जाएगा, अभी ये सीधे नहीं दिखेगा। फिर भी मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, हालांकि समझना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी हमें ये इसलिए समझना पड़ रहा है कि आगे हमें ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक भाग किस समय उत्पन्न हुआ। अब आपसे यही पूछ लें कि अरावली पहले बना, कि दक्षिण का पठार पहले बना, कि मरुस्थल पहले बना, कि मैदान पहले बने, इनमें से भी कौन सा भाग किस समय बना, तो उस समय आपको रटने पड़ते हैं। आप रटते हो कि आर्कियन काल में अरावली बना, आप रटते हो कि मैसोजोइक काल में मरुस्थल बने, आप रटते हो ये सारी चीजें। मैं चाहता हूं कि वो रटे नहीं, बल्कि हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारे ये बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये सिखाने का आपको, कि आप ठीक तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये 2022 का चार्ट है। कब का है, 2022 का चार्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और अब देखिए,
अब देखो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट को भूल जाइए आप। अब जब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर सबसे बड़ी जो इकाई होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना सेकंड, क्षण, पल, सेकंड, मिनट, फिर मिनट के बाद में घंटे, फिर दिन, महीने, साल, दशक, शताब्दी, है ना, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ी जो इकाई होती है विद्यार्थी, उसे हम ईयोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयोन कहते हैं। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और आप भी हिंदी में ऐसे याद मत करना, क्योंकि वहां पुराजीवी कल्पन, महाकल्पन, इस टाइप के नाम दिए हुए हैं, और पेपर भी बाइलिंगुअल होता है, तो कम से कम ज्योग्राफी की टर्म्स जो है वो थोड़ी इंग्लिश में याद रखोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बार हिंदी के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, तो शब्द चेंज हो जाएगा, तो आपको आता हुआ भी आप सही नहीं कर पाओगे। लेकिन अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो क्या होता है ना, वो बेसिकली एक ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई जो भूगोल में होती है उसे हम कहते हैं ईयोन। क्या कहते हैं? ईयोन। ईयोन कई एरा में विभक्त होता है, तो ईयोन से छोटी इकाई क्या कहलाती है? एरा। तो ईयोन किस में विभक्त होते हैं? एरा में होते हैं। ठीक है, तो ईयोन से छोटा हो गया एरा। ईयोन, एरा, पीरियड। ठीक है, और फिर आएगा आपके सॉरी, ईयोन, एरा, पीरियड, फिर आएगा इपोच, और लास्ट में आएगी एज। ठीक है, ईयोन, एरा, एरा किस में बंटे हुए होते हैं? एपोच में। एपोच किस में बंटे हुए होते हैं? एज में। सॉरी, ईयोन, पीरियड कहाँ गया? पीरियड में। और पीरियड किस में है? एपोच में। और इपोच होते हैं एज में। ठीक है, एज को स्टेज भी कहते हैं। अब देखिए, इस तरह से आप देखोगे कि समय की जो सबसे बड़ी इकाई है जियोलॉजिकल टाइम टेबल की, वो कहलाती है ईयोन। ईयोन बनते होते एरा में, एरा होता है पीरियड में, पीरियड होता है इपोच में, इपोच होती है एज में। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि हम अब वर्तमान में किस ईयोन में जी रहे हैं, तो योर आंसर शुड बी फेनोरोजोइक ईयोन। ठीक है, पूरी पृथ्वी में 2022 से पहले की मैं अगर टेबल की बात करूं तो 2 ईयोन थे। ठीक है, एक था आर्कियन ईयोन और दूसरा था फेनोरोजोइक ईयोन, जो वर्तमान में चल रहा है। अभी इन्होंने क्या किया? अभी इन्होंने पूरी पृथ्वी पर एक ईयोन बताया फेनोरोजोइक, और 2 ईयोन इन्होंने थोड़े से पहले बताए, आर्कियन ईयोन, प्रोटोरोजोइक ईयोन और फेनोरोजोइक ईयोन। पूरी पृथ्वी में वर्तमान में 3 ईयोन, 2 गुजर चुके हैं। पहला ईयोन आर्कियन ईयोन था, उसके बाद में प्रोटोरोजोइक ईयोन आया, उसके बाद में अभी फेनोरोजोइक ईयोन चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन से ईयोन में है हम? फेनोरोजोइक ईयोन में है। मैं इसके नाम लिख रहा हूं। ठीक है, तो ईयोन कितने हैं? तो आप कहोगे ईयोन 3 है। पहला ईयोन कौन सा? आर्कियन, प्रोटोरोजोइक और फेनोरोजोइक। ये तीनों क्या है? ईयोन है। ये तीनों ईयोन है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं। ठीक है, ये तीनों क्या है? ईयोन है। और पूरी पृथ्वी पे सबसे प्राचीन ईयोन कौन सा? आर्कियन ईयोन। ठीक है, ये वर्तमान में कौन सा ईयोन चल रहा है? फेनोरोजोइक ईयोन चल रहा है। ये प्राचीनतम, हम जो कई बार पढ़ते हैं ना कि अरावली की उत्पत्ति आर्कियन काल में भी, है ना, तो प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दोनों पीरियड है ये कैम्ब्रियन से पहले के थे, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, है ना। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, बस आप थोड़ा सा सीखने का प्रयास जरूर करना।
आप ये मत सोचना कि ये सवाल तो आना नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं। ये सोचोगे फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट होके भूगोल कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इयोन, 3 इयोन हो गए, वर्तमान में फेनोरोजोइक चल रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इयोन किस में बंटे हुए हैं? एरा में। किसमें? एरा में। अब आप एक बात समझिए कि ये जो एरा है, एरा हम अगर बात करें तो एक इयोन में कई एरा होते हैं। तो पहले के जो 2 इयोन हैं इसमें कोई एरा तय नहीं किया, और एरा है तो भी उतने ज्यादा काम के नहीं है। लेकिन फेनोरोजोइक के अंदर टोटल 3 एरा तय किए गए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछें कि वर्तमान में हम किस एरा में जी रहे हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक जो सबसे पहले था, मेसोजोइक जो मध्य में था, सेनोजोइक जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में हम फेनोरोजोइक एरा इयोन के सेनोजोइक एरा में जी रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं। अब इसे प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं, और इसमें कोई एरा नहीं है। एरा तो है लेकिन काम का नहीं है, कोई मुख्य एरा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अरावली जो है ये इस समय उत्पन्न हुई थी आर्कियन में, और कुछ चट्टानें उसकी प्रोटोरोजोइक काल की है। इसलिए अरावली को हम प्री कैम्ब्रियन काल का मानते हैं, है ना, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में दोनों काल आते हैं। तो अरावली इस समय बन गई थी। अभी तक तो हिमालय का पता ही नहीं था। हिमालय कब बनेगा मैं ये भी आपको समझाऊंगा आगे। अब फेनोरोजोइक इयोन के अंदर 3 एरा, कितने? 3 एरा। एक मिनट, इसमें तीन एरा है। कौन कौन से हैं देखिए। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, और ये वर्तमान में यही चल रहा है। कई बार हम परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि कई बार हमारा इंटेंशन ये भी होता है, सीखने का भी मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, कि सीखना भी चाहते हैं हम। यहां पे मैं परीक्षा से ज्यादा सीखने पे विश्वास रख रहा हूं कि आपको पता चले कि हम किस इयोन के किस एरा में जी रहे हैं। पता ही नहीं कि किस एरा में जी रहे हैं। अब देखिए, तो 3 एरा दिमाग में रखने हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब मैं बात करूं ना इसकी हिमालय की, पूरा हिमालय सेनोजोइक काल का है, और कहां अरावली कहां हिमालय है। मैं एक एक का बताऊंगा कौन सा किस काल में बना हुआ है, फिर आप तय करना कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं इस पे, इयोन एरा, क्लियर। अब देखिए, अब जब सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक ये सब हो गए, अब मैं बात करूंगा पीरियड। अगर अब आपसे ये पूछे कोई कि आप किस पीरियड में जी रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भूगोल का बच्चा बता दे तो पता नहीं, लेकिन आप नहीं बता पाओगे। क्यों? हमें पता ही नहीं हम किस पीरियड में। फिर प्रश्न आता है कि कितने पीरियड आखिर। तो हर एरा में अलग पीरियड तय किए गए।
मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा के अंदर कैम्ब्रियन, ठीक है, सिल्यूरियन, ओडोविशियंस, ये सारे सारे यहां पे आएंगे। ये डेवोनियन है ना, इस इधर चले आओ फिर कार्बनिफेरस, पर्मियन, ये सारे। अब आपने कार्बनिफेरस सुना हुआ है क्योंकि कोयला भारत का उस काल का है। आपने पर्मियन सुना हुआ क्योंकि पर्मो कार्बनिफेरस काल के कोयले भारत में सबसे अधिक है, कार्बनिफेरस काल के। आपने कैम्ब्रियन सुना हुआ है क्योंकि कैम्ब्रियन से पहले इस जगह पे अरावली बना था, है ना। तो अब ये सारे सारे जो पीरियड है जिसमें आपके कैम्ब्रियन, ओडोविंसियन, सिल्यूरियन, कार्बनिफेरस, पर्मियन, ये आ जाते हैं किसमें, ये आते हैं सेनोजोइक में। फिर जुरासिक, ट्रायोसिक, क्रिटेशियस, ये आते हैं मेसोजोइक में। अब आपने इसमें जुरासिक सुना हुआ होगा, जहां जीव जंतु, जुरासिक वो आपके आते हैं जलीय जीव वगैरह। जुरासिक, ट्रियासिक, क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस भी सुना होगा जहां दक्षिण के पठारों का नाम आता है, हमारे आड़ोती के पठार का क्रिटेशियस काल में नाम आता है, उस समय बनने का जिक्र होता है। अब मेसोजोइक काल में 3 पीरियड है, ठीक है ना, जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेशियस, ठीक है, सॉरी, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उसके बाद में आता सेनोजोइक। सेनोजोइक में फिर आपके 3 पीरियड आ जाते हैं, पैलियोजिन, नियोजिन और क्वार्टरनी। अभी हम क्वार्टरनी पीरियड में जी रहे हैं। कौन से? क्वार्टरनी पीरियड में जी रहे हैं। और फिर इसमें से आपको कुछ कुछ याद रखने, सारे याद नहीं रखने। इसमें हमारे को कुछ कुछ याद रखने, सारे याद नहीं रखने। मैं कुछ कुछ नाम लिख रहा हूं। पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड, ठीक है, सीधे नाम लिख लेता हूं। पीछे आ जाता हूं, 1 मिनट। मुझे ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बस भगवान करे आपको अच्छा ही लगे। ऐसा नहीं हो कि मारसा आज तुम्हारे कहीं समझ में नहीं आया, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्थिति, क्योंकि मन से सुनोगे तो समझ में आ भी जाएगा। अब पैलियोजोइक काल के अंदर मैं मोटे मोटे नाम लिख लेता हूं। कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन से पहले का प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन 1, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, कार्बनिफेरस और पर्मियन। है ना, 5 ही है। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, अच्छा एक और रह गया, डिवोनियन रह गया। 6 थे, डिवोनियन रह गया। कार्बनिफेरस से पहले है डिवोनियन। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लूंगा। डिवोनियन और कार्बनिफेरस और पर्मियन। हाँ ठीक है, ये जो पीरियड है, ये किसके पीरियड है? ये पीरियड है हमारे, इसमें 7 पीरियड माने गए, 6 पीरियड। छह पीरियड है। इयोन, एरा, पीरियड, एपोच याद नहीं रखने आपको। इसमें भी आपको सारे याद नहीं रखने, बस ये कार्बनिफेरस थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा सा कैम्ब्रियन देख लेना। बाकी ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो पूरा ही चार्ट याद रखते हैं, क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। 2012 में मेरा ज्योग्राफी में JRF था और कुछ मजबूरियां रही कि ज्योग्राफी मुझे छोड़नी पड़ी, हिस्ट्री में जाना पड़ा। तो ये मत समझना है कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। ज्योग्राफी का मूल स्टूडेंट था, हिस्ट्री बाद में आई क्योंकि सर्कमस्टेंसेस थे। बाड़मेर में ज्योग्राफी था नहीं, PG था नहीं, UG भी नहीं था, रेगुलर कर नहीं सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट में नौकरी लग गई थी बहुत जल्दी, प्राइवेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोटा खुला करवा रहा था लेकिन वो बाद में शुरू हुआ है और बाड़मेर सेंटर नहीं था, उसका पता भी नहीं चला पहले तो मजबूरी से हिस्ट्री
करनी पड़ी प्राइवेट एमए। फिर जब हिस्ट्री में एमए कर ही ली तो फिर हिस्ट्री के साथ ही रहना था, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। तो फिर वो क्या अरेंज टाइप आप कह सकते हो उसको। तो हिस्ट्री फिर इसलिए शुरू किया। अब देखिए मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्या सिस्टम है? मेसोजोइक में आपके 3 पीरियड आ जाएंगे। एक सेकंड, इसको यहीं सेट कर देते हैं, सेट हो जाएगा। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये 3 पीरियड किसके हैं? ये 3 पीरियड हैं हमारे मेसोजोइक काल की। और फिर आएगा सेनोजोइक। अब सेनोजोइक में हम 2 मेन पीरियड ले लेंगे। तो देखो इसमें ये हो गए 4 5 6 हो गए, 1 2 3 9 हो गए। अब देखो इसमें आएगा, इसमें आएंगे पैलियोजिन, नियोजिन और क्वार्टरनी। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने? 2 भागों में बांट सकते हैं। टर्शियरी, जिसे आप तृतीयक कह सकते हो, ठीक है, और क्वार्टरनी, ठीक है, तृतीयक काल और चतुर्थक काल, ठीक है। अब टर्सरी में 2 भाग है इसके, नियोजिन और आपके पैलियोजिन। पैलियोजिन और नियोजिन। पैलियोजिन और आपके नियोजिन। टर्सरी आपके सुना हुआ है, क्योंकि जो भारत में पेट्रोलियम है, तेल, उसमें राजस्थान में जो तेल मिल रहा है ये टर्सरी काल का है ना। कोयला भी टर्सरी काल का, कोयला भी खूब सारा मिल रहा है राजस्थान में। जो कोयला है मोस्टली सारा टर्सरी काल का है। तो टर्शियरी काल बेसिकली सेनोजोइक काल का तृतीयांक हिस्सा है, चतुर्थांक क्वार्टरनी है, और ये तृतीयांक हिस्से में पैलियोजिन और नियोजिन काल है, ठीक है। तो ये पीरियड पे बात चल रही है, और क्वार्टरनी जो है इसका अभी तक कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। अब ये तो होगी बात पीरियड की। तो पीरियड की बात करें तो हम किस पीरियड में है? क्वार्टरनी में। एरा कौन सा है? तो आपके सेनोजोइक है। इयोन कौन सा है? फेनोरोजोइक है। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा आपको मिलेगा 3 3 6 3 9 और 3 12। ये 12 पीरियड हो गए। तो इसमें 1 2 और 3 पीरियड इसमें हो गए। कितने? 3 पीरियड। अब अगर अपन इपोच की बात करें तो इपोच आपको ऐसे सीधे याद रखने की जरूरत इतनी है नहीं, लेकिन कुछ लास्ट इपोच जो है, जिसमें जैसे मैं बताऊं आपको, इसको मेसोजोइक तक तो कोई इपोच है ही नहीं। अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर यही रहेगा, ठीक है। ऊपरी निचला, जैसे ऊपरी मेसोजो, ये जैसे मैं कोई नाम ले लूं क्रिटेशियस, तो अपर क्रिटेशियस लोअर क्रिटेशियस ऐसे रहेगा। लेकिन जब हम सेनोजोइक में आते हैं तो इसके कुछ इपोच रहेंगे, जिसमें आपके पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लेसिटोसिन और होलोसिन, यह है इपोच, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके इपोच भी लिख लूं, और फिर यहां तक आते इपोच भी पूरा हो जाएगा, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको एक बार फिर बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब लास्ट में हम इपोच देख लेते हैं। आप भी सोचोगे सर क्या पढ़ा दिया आज, है ना। कोशिश कर रहा हूं समझाने की,
पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, है ना। एक मिनट क्रम देख लेता हूं एक बार। ओलिगोसिन, ये तो हो गया तीनों पैलियोजिन में। नियोजिन में दो, मायोसिन और पैलियोसिन, प्लियोसिन, दोनों अलग अलग है। ओके, मायोसिन और, अब ये सारे काम कब आते हैं? जब भारत का भूगोल भी साथ में पढ़ना हो। ठीक है। और फिर आएगा क्वार्टरनी में, और क्वार्टरनी में जाएगा प्लेसिटोसिन और होलोसिन, बस। और होलोसिन। तो अगर आपसे पूछे ये सारे क्या है, ये एपोच है ना, पीरियड, ये एपोच हो गए। ये एपोच हो गए। अब देखो इस एपोच में, तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन सा एपोच चल रहा है, होलोसिन एपोच चल रहा है। कौन सा चल रहा है? होलोसिन एपोच चल रहा है। और होलोसिन एपोच में एज कौन सी चल रही है? मेघालयन एज चल रही है। ठीक है, कौन सी एज चल रही है? मेघालयन एज चल रही है। मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो वर्तमान में एज कौन सी चल रही है? मेघालयन एज। ये सबसे नवीनतम पीरियड चल रहा है वर्तमान का। मेघालय के अंदर स्टेलाइट चट्टानों के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो अब ये तालिका पूरी हो जाती है, और अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार पुनः आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा। ये पूरे चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए, सबसे बड़ी इकाई कौन सी? इयोन। इयोन कितने लिखे हमने? 2 प्री कैम्ब्रियन के लिखे, जिसमें आपके एक आर्कियन हो गया, एक आपके फेनोरोजोइक हो गया। क्लियर। फिर तीसरा जो इयोन है वो है आपके फेनोरोजोइक इयोन, जो कि वर्तमान का है। अब बात आती है इयोन किस में बंटे हुए? इयोन एरा में बंटे हुए। अब एरा की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन में कोई मुख्य एरा थे नहीं, लेकिन फेनोरोजोइक में 3 मेन एरा है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, अब एरा किस में बंटा? वर्तमान में कौन सा एरा चल रहा है? सेनोजोइक एरा चल रहा है। एरा किस में बंटे हुए हैं? तब आप कहोगे एरा बटे हुए पीरियड के अंदर। किस में? पीरियड में बंटे हुए हैं। कौन कौन से पीरियड आएंगे? तो पैलियोजोइक में 6 पीरियड है, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मेसोजोइक में 3 पीरियड है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। और सेनोजोइक में फिर मेन 3 पीरियड है, प्लियोजिन, नियोजिन और क्वार्टरनी। प्लियोजिन और नियोजिन को मिलकर हम ट्रेसरी युग भी कहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कौन सा पीरियड चल रहा है? तब आप कहोगे क्वार्टरनी पीरियड चल रहा है। पीरियड किस में बंटे हुए हैं? पीरियड बटे हुए एपोच के अंदर, है ना। तो एपोच की बात करूं तो इसमें कोई एपोच का वर्गीकरण है नहीं, लेकिन हमारे टेरेसरी और क्वार्टरनी में एपोच बांटे गए हैं। पेलियोजिन में 3 एपोच है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, और नियोजिन में 2 है, मायोसिन और प्लियोसिन। पेलियोसिन, प्लियोसिन अलग अलग है। और क्वार्टरनी में 2 है, प्लेसिटोसिन और होलोसिन। प्लेसिटोसिन में हिमालय अंतिम रूप लेता है, जब हम पढ़ते हैं तब आता है। मायोसिन में हमारा मरुस्थलीय रूप लगभग बनकर तैयार हो गया था। ये सारे नाम आगे राजस्थान की भौतिक संरचना में आने वाले हैं। जब मैं राजस्थान का मरुस्थल पढ़ाऊंगा तभी मायोसिन वगैरह नाम आएंगे। जब मैं राजस्थान का पठार पढ़ाऊंगा तब आपके क्रेटेशियस युग का नाम आएगा। जब मैं राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो आपके समुद्र के साक्ष्य मिले उस समय आपके ये जुरासिक का नाम आएगा।
है ना। जब इस तरह से सारा चलता रहेगा, है ना, इसलिए मैंने ये सारे नाम लिखवाए, तो आपको उसका याद रखना ताकि आगे समझने में बहुत आसानी होगी। तो अभी कौन सा इपोज चल रहा है? होलोसिन इपोज चल रहा है। अब इपोज किस में बंटे हुए होते हैं? एज में बंटे हुए होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन सी एज चल रही है? मेघालयन एज चल रही है। मेघालय नाम भारत के आधार पर दिया, पूरे स्टेटोग्राफी में इंडिया का एक ही नाम है, वो है मेघालय। और ये एज है, एज क्यों बनाई? क्योंकि मेघालय के अंदर कुछ ऐसी खानें मिली थी, उन खानों के अंदर माइंस में कुछ स्टेलेक्टाइट ना कुछ चट्टानें मिली है, जिसमें कुछ नई आयु ज्ञात की है जियोलॉजिस्ट ने। तो इस हिसाब से मेघालयन एज जो है ये वर्तमान की एज है। तो हम वर्तमान में किस एज में चल रहे हैं? तो मेघालयन एज, होलोसिन इपोज, क्वाटरनी पीरियड, सेनोजोइक एरा और फेनोजोइक इयोन में हम जी रहे हैं। अब ये तो बात हो गई इस पूरी तालिका की, ठीक है। इसमें यही था और मैंने इसको सिंपल करके आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। अब अगली जो हमारी स्लाइड है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि राजस्थान इस पूरे में कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका मैं लेक्चर कल लूंगा आगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आज तक का कर लेना, कल मैं आपको राजस्थान की पूरी उत्पत्ति अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।